मेरी साली भोली भाली, जैसे लदी फूल की डाली, छुट्टी होली में थी आने वाली, दोनों हाथ बजाते ताली, लेकिन साला आके टेंशन दे गया, घर वाली को भी आके ले गया। अरे रुपया गिरा रे, वायदे के कारोबार में रुपया गिरा रे, पूंजीवादी सरकार में रुपया गिरा, रुपया गिरा, रुपया गिरा, हाय 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 रुपया गिरा रे। डीएलएफ का मतलब है दामाद ले फायदा, कि देंगे सब कुछ तुमको, मांगो हमसे, ये बोले शाह। आहा आहा आहा, चौटाला चौटाला, आ जाना चौटाला, दे दे समर्थन अभी, ऐसी हुई पूजा बदन सारा सूजा, और सीधी ना होवे कमरिया रे, योगी जी धीरे धीरे, कि माया बुआ गुस्से में लाल लाल रे, और योगी पूछे कैसन वा हाल चाल रे। वहशी बनकर घूम रहे हैं आज चमन में भंवरे, डर के मारे कलियों ने मुस्काना छोड़ दिया है। अभी शाख पर कोपल फूटी, अभी नोच कर खाई, जब तितली ने देखा तो वो पंख तोड़ चिल्लाई, आई कैसी बेहयाई, आई कैसी बेहयाई। बहुत बुरी हालत है ईश्वर धरती के भगवान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। बेटा, ये 2100 नहीं है, ये पूरी दुनिया के 21 चक्कर है। जय तो भारतम। साथियों नमस्कार। एक मुलाकात में आज एक नए पड़ाव पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी काव्य में अपनी पहचान बनाने वाले व्यंग्यकार, गीतकार सुदीप भोला जी आज हमारे साथ हैं। तो मैं आप सबकी ओर से और अपनी ओर से सुदीप जी का स्वागत करता हूं। सुदीप जी स्वागत है। धन्यवाद दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रसिद्ध कवि सुदीप भोला का जन्म 1 जून 1978 को श्रीमती बीना सोनी और श्री संदीप सपन के घर में हुआ। जी हाँ, वही संदीप सपन जिन्होंने एक बार मंच से कहा था, सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। तो संस्कारों में साहित्यिक पृष्ठभूमि पाने वाले सुदीप भोला ने बीकॉम तक की शिक्षा ग्रहण की है और जनगीतकार, हास्य व्यंग्य, राजनीतिक व्यंग्यकार और पैरोडीकार के रूप में विश्व प्रसिद्ध हैं। सन 2012 से ही काव्य मंचों पर छाए हुए सुदीप भोला अब तक 1800 से अधिक काव्य मंचों पर प्रस्तुति दे चुके हैं और इसके अलावा वाह वाह क्या बात है, सब टीवी, लपेटे में नेताजी, न्यूज़ 18 इंडिया, कवियुद्ध, जी टीवी, आज तक, इंडिया टीवी, दूरदर्शन, डीडी न्यूज़, किसान चैनल, आस्था, संस्कार आदि विभिन्न टीवी चैनलों पर 100 से अधिक प्रस्तुतियां दे चुके हैं। और अगर आकाशवाणी की बात करें तो जबलपुर, हांगकांग, अमेरिका के हिंदी रेडियोज़ पर भी इनकी प्रस्तुतियां आ चुकी हैं। समाचार पत्रों की बात आती है तो दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, प्रभात खबर, नई दुनिया, नव भारत के काव्य महोत्सवों में प्रस्तुतियां दे चुके हैं। सब टीवी से छुपा रुस्तम, वाह वाह क्या बात है, जगदीश मित्तल काव्य पुरस्कार और इसी तरह अविरल साहित्य सम्मान 2019, अक्षत स्मृति काव्य गौरव सम्मान 2021 इनको प्राप्त हुआ है। भारतीय उच्चायोग लंदन, इंडियन कॉन्सुलेट बर्मिंघम, भारतीय दूतावास दोहा कतर, भारतीय दूतावास नैरोबी केनिया, भारतीय दूतावास मस्कट ओमान, भारतीय दूतावास मॉरिशस, इन सब के लिए अपनी प्रस्तुतियां दे चुके और सम्मानित हो चुके सुदीप भोला अमेरिका, इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, हांगकांग, केनिया, ओमान आदि में 100 से अधिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं। उनकी लोकप्रिय रचनाओं में किसान, वर्दियाँ, बाल श्रम, गौरैया, जिन्होंने हंस के दे दी जान, जलाएं एक दिया, हिम्मत मत हार,
गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई जैसी रचनाएं शामिल हैं। 500 से अधिक प्रसिद्ध पैरोडियां लिखने वाले कवि सुदीप भोला इस समय राष्ट्रीय कवि संगम में मंत्री भी हैं। हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में संस्कारों का योगदान रहता है। तो अगर सुदीप भोला की मैं बात करूं तो सुदीप भोला को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति देने में पारिवारिक योगदान कितना महत्वपूर्ण रहा, क्या कहेंगे? 100% योगदान परिवार का ही रहा, क्योंकि परिवार ही आपकी पहली पाठशाला है। माता पिता आपके प्रथम गुरु हैं। तो बचपन से जब से आंखें खुली घर में परिवार में ही कविताओं का, कवि सम्मेलन का और यही सब माहौल था। पॉलिटिकल चर्चाएं हमारे पिताजी अपने मित्रों से किया करते। आज भी हमारी पिताजी से पॉलिटिक्स के विषय में और या किसी की कोई कविता है उसको लेकर के ज्यादातर बातें इन्हीं चीजों पर होती हैं। और शुरुआत से घर में मैं कवि गोष्ठियां होना, पिताजी के राम जन्मभूमि आंदोलन के उस समय शीर्षस्थ नामों में से एक रहे, आंदोलन से जुड़े रहे, तो वही माहौल घर से चला। हम भी उसी माहौल में रचे बसे और हम अच्छा लगता था। मैंने भी 5वीं क्लास में, 4थी क्लास से मेरे ख्याल से स्कूल में कवि सम्मेलनों में पार्टिसिपेट करना शुरू किया और हास्य कवि सम्मेलन किया हमने अपने 5वीं क्लास में हमने स्कूल में। तो उस नर्मदा विद्या निकेतन में कक्षा 5 में हास्य कवि में अशोक चक्रधर जी की भूमिका से लेकर के दोहा गए हम कतर। तो मेरे पासपोर्ट का कुछ इश्यू हो गया तो एयरपोर्ट पे मुझे रोक लिया कि नहीं आप नहीं जा पाओगे। तो वहां अशोक जी ने कहा कि अगर ये नहीं जाएंगे तो फिर कोई नहीं जाएगा। तो वहां सुषमा स्वराज जी ने तुरंत, उन्होंने जैसे ही सुषमा जी का नंबर लगाने के लिए प्रयास किया तो जेट एयरवेज के अधिकारी ने, जो हम मुझे मना कर रहे थे कि नहीं सर आप ले जाइए तो वहां उनका अभिनय करते हुए और उनके साथ जाकर के विदेश में कार्यक्रम करने तक की यात्रा कहीं ना कहीं परिवार से जुड़ी रही और पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण एक स्वीकार्यता मिलती है कवि समाज में कि ये हमारे घर का बच्चा है। तो उसमें भी हमको बहुत बहुत सहयोग, बहुत आत्मीयता, बहुत अपनापन मिला। पिताजी हमारे देश के ऐसे नामों में से रहे कि जिनको अपने नाम को बताने की आवश्यकता नहीं रही कभी। कवि श्री संदीप सपन जी राम जन्मभूमि आंदोलन से और हास्य व्यंग के साथ वीर रस के और राष्ट्रवादी नामों में एक शीर्षस्थ नामों में से एक नाम रहा। तो हमने जब होश संभाला तो उस समय हमारे पिताजी का उस काव्य जगत में एक अपना पीक चल रहा था। पिताजी के कवि सम्मेलन हुए तो मंच कवि सम्मेलन सुनने चले गए, वहीं मंच पे पीछे सो गए, मंच पे ही सो गए। मतलब आप कहेंगे कि मैंने तो 8 साल की उम्र में शैल चतुर्वेदी जी एक कवि सम्मेलन में आए होंगे, मेरी उम्र मुश्किल से 8 साल, तो शैल जी की गोद में बैठ करके मैंने छोटे माइक पे कविता सुनाई। तो शैल जी ने 100 रुपए उस समय दिए थे। तो ये सब पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण ही हो सका, पिताजी का आशीर्वाद रहा। और भाई देखिए, पिता ही तो हीरो होता है ना एक बेटी के लिए, एक बेटे के लिए उसका सबसे पहला रोल मॉडल, उसका सबसे आइडियल पर्सन अगर कोई है तो माँ और पिता। तो वही हमारे लिए हमारे रोल मॉडल की तरह से हमारे पिताजी हमेशा रहे और आज भी हैं। एक घटना सुनाता हूं मैं आपको जी। जहां से सुदीप सोनी की यात्रा सुदीप भोला बनने तक की, आपको ये यात्रा, छोटी सी यात्रा सुनाता हूँ। जी, स्वागत है। एक कवि सम्मेलन में मैं पिताजी के साथ जाना था। सेकंड फ्लोर पे एक छोटा सा कमरा था, उसमें हमारा कारीगर बैठा करता था, वो यहीं रहता था और यहीं बैठा करता था। वो चांदी के करडोरे होते हैं जिसको करधन कहते हैं, वो यहीं बनाया करता था। उसका काफी ऑर्डर पर हमारा काम आता था। तो हम क्या करते थे, वो बनाता था और हम वहां पे अपने बैठते थे ऊपर, घर पे हमारी ड्यूटी रहती थी। तो एक दिन सुबह सुबह वो अपने परिवार से आया गाँव से और कहने लगा कि भैया वो हमको 100 रुपए दे देना आज। हमने कहा 100 रुपए ले लेना। मैं क्यों, काय के लिए चाहिए 100 रुपए? तो कहने लगा हमको आज जहर खाना है। अरे मैंने कहा भाई जहर खाना है, काय को जहर खाएगा भाई, और मुझसे ही 100 रुपए लेके खाएगा? अरे कहने लगे भैया अब तो जिंदगी जो है, अब कर्जा इतना हो गया है, कोई सहयोग नहीं है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, घर में भी अलग झगड़ा। तो मैंने कहा यार क्या परिस्थितियां हैं। हंसी मजाक में बात खत्म करके वो अपने काम में लग गया। तो हम चूंकि मजाक के मूड में थे और दिमाग तो हमारा चल, तो मेरे मुंह से एक बात निकल गई। हमने कहा टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज सुनार की। और एक कविता थोड़ी सी हास्य, मतलब थी संवेदना की, लेकिन उससे उसको सुनाने के लिए कि हम इसको सुनाएंगे ऐसा,
तो ये थोड़ा सा इसका वो बनेगा, जिसको कहना चाहिए एक मित्रवत वो होता है, तो आदमी चढ़ाने के लिए बना दिया। तो हमने उसको सुनाया, तो पुड़िया जहर की पुड़िया वो लेके आएगा उधार की, ऐसे करके उसको सुनाया, ताकि उसका उसका दिमाग, आदमी किसी भी, देखिए किसी भी गंभीर आदमी को ना हंसा दो थोड़ी देर के लिए, तो उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा। तो हमारा भी ये था, मैंने कहा ये ऐसी बात कर रहा है, कहीं कुछ कर करा ना ले। तो सुनाया उसको। तो फिर वो जब भी उस दिन के बाद आई गई हो गई, और धीरे 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 हम उसको एक साथ मजाक में, मैंने वो उसके 4-5 बंद लिख दिए कविता के। एक दिन क्या हुआ कि मैं नीचे, ऊपर से कारखाना है हमारे ऊपर, उससे नीचे आया, अपने कमरे में टीवी चलाया, तो उसमें एक हेडलाइन चल रही थी कि किसान ने आत्महत्या की। किसान ने, अरे मैंने कहा यार ये संवेदनशील विषय है, मैंने कहा यार किसान ने आत्महत्या कर ली, बताओ। तो उसमें मैंने कहा भाई, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। जैसे ही मुंह से मेरे निकला कि किसान की, तो मेरे खुद रोंगटे खड़े हो गए। अब वो उसमें हम घुस गया, मैं उस कविता में। मैं कविता नहीं करता हूँ, मंच पे नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, अपनी दुकान पे काम करा रहा हूँ कारीगर से। टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। अब उसके बाद मैं ऊपर जाके बैठा, सामने वो कारीगर था, वो काम खेती का भी करता था। कहता, मैं थोड़ी देर के लिए थ्रिल्ड था। तो मैंने कहा यार, सुरेंद्र, सुरेंद्र नाम था उसका, मैंने कहा सुरेंद्र यार, तुम्हारे गांव में किसानों की क्या स्थिति? कह ले भैया, अब 3 दिन पहले ही किसान मरो है, ये बुंदेलखंड का इलाका है हमारे यहाँ। तो मैंने जी। कहा क्यों, क्या हो गया? अरे कहने लगा इतना कर्जा होगा भैया कि क्या करें, अब हमारी हालत देख लो आप, किसानी ईसानी में कछू नहीं धरो, अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा हो। तो मैंने कहा किसानों की हालत तो वाकई खराब है। फिर मैंने समाचार में देखते 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 तो कविता पूरी करीब 2 महीने में, ये कविता धीरे धीरे उसकी धुन बनाना, अंतरे की धुन बनाना, ये कविता लिखते लिखते मैं कितनियों बार रो लिया, और बहुत मन से मैंने इसका एक एक अंतरा, एक एक पंक्ति इसकी बहुत मन से लिखता गया। लिखते 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 वो कविता जब पूरी हो गई, तो मैंने पापा के पास बैठा एक दिन, मैंने कहा पापा एक कविता लिखी है, वो कविता सुनो आप। पापा ने कहा सुनाओ, क्या है? तो ये मैं कविता सुनाता हूँ कि जो देता है खुशहाली, जिसके दम से हरियाली, आज वही बर्बाद खड़ा है, देखो उसकी बदहाली। बहुत बुरी हालत है ईश्वर धरती के भगवान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। ऐसी आंधी चली कि घर का तिनका तिनका बिखर गया, आखिर धरती माँ से उसका प्यारा बेटा बिछड़ गया। अखबारों की रद्दी बनकर, अखबारों की रद्दी बनकर बिकी कथा बलिदान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। जो देता है खुशहाली, जिसके दम से हरियाली, आज वही बर्बाद खड़ा है, देखो उसकी बदहाली। बहुत बुरी हालत है ईश्वर धरती के भगवान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। ऐसी आंधी चली कि घर का तिनका तिनका बिखर गया, आखिर धरती माँ से उसका प्यारा बेटा बिछड़ गया। अखबारों की रद्दी बनकर, अखबारों की रद्दी बनकर बिकी कथा बलिदान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। इतना सूद चुकाया उसने के अपनी सुध भूल गया। सुनना भैया, कि जी। इतना सूद चुकाया उसने के अपनी सुध भूल गया, सावन के मौसम में झूला लगा के फांसी झूल गया। अमुआ की डाली पर देखो, अमुआ की डाली पर देखो लाश, अमुआ की डाली पर देखो लाश टंगी ईमान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की।
1 अरब 25 करोड़ की भूख जो रोज मिटाता है, कह पाता वो नहीं किसी से जब भूखा सो जाता है। और फिर सीने पर गोली खाता, फिर सीने पर गोली खाता, सरकारी सम्मान की टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। इस कविता का टर्न देखिएगा, कहां पहुंच गई कविता, कि जो अपने कांधे पर, देखिए कभी कभी मैं बता रहा हूं ना, माँ शारदे की ये कृपा थी कि कहां से पंक्तियां आ गई, आप सुनना, महसूस करके देखना। जो अपने कांधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है, जो अपने कांधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है, आज उसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है। और है जिनसे है जिनसे उम्मीद उन्हें बस चिंता है मतदान की टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। अरे किसी को काले धन की चिंता, किसी को भ्रष्टाचार, किसी राजनीतिक पार्टी का कोई एजेंडे का गाना गीत नहीं है ये, कि कोई मुझसे कह दे कि ये किसी राजनीतिक पार्टी का एजेंडा, सिर्फ किसान की पीड़ा है। सुनिएगा, मुझे गर्व है कि मैंने उस पीड़ा को माँ शारदे के आशीर्वाद से जन जन तक पहुंचाया और ये जनगीत बना। सुनना भैया, जी, स्वागत है। किसी को काले धन की चिंता, किसी को भ्रष्टाचार की, मगर लड़ाई कौन लड़ेगा फसलों के हकदार की। सरेआम बाजार में इज्जत लुट जाती खलिहान की टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। देख कलेजा फट जाता है, आंखों से आंसू बहते, देख कलेजा फट जाता है, आंखों से आंसू बहते, ऐसा ना हो कलम रो पड़े, सच्चाई कहते कहते, बाली तक गिर भी रखी है, बाली तक गिर भी रखी है, बेटी के अभिमान की टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। चीख पड़ी खेतों की माटी, तड़प उठी गम से धरती, चीख पड़ी खेतों की माटी, तड़प उठी गम से धरती, बिना कफन जब पगडंडी से गुजरी थी उसकी अर्थी, और वही विदा हो गया जिसे चिंता थी कन्यादान की टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि हे ईश्वर, ना तो किसी राजनीतिक कारण से और ना किसी अन्य कारण से इस देश का किसान कभी अकाल मौत ना मरे, कभी अकाल मौत ना मरे। मुझे लगता है कि अगर ये कविता नहीं होती तो कभी सुदीप भोला नहीं होता। और आज भी मुझे पता है कि अभी भी कुछ भी नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत यश, सम्मान, प्यार मिला है देश का, वो इस कविता के कारण मुझे मिलना शुरू हुआ। मैंने इतना सुनाया, पिताजी मुझे देखने लगे, ये तुमने लिखा है? मैंने कहा मैंने लिखा है। वो कहने धुन कैसे, कहा किसकी है? मैंने कहा किसी की नहीं, हमने ही बनाई है। वो सुरेंद्र के लिए कविता लिखी थी ना जो, कहने हाँ। मैंने कहा भाई उसी उसी धुन पे मैंने ये लिखी। वो कविता सुनते सुनते पिताजी की आंखों में आंसू, माँ की आंखों में आंसू, मेरी आंखों में आंसू। पहली बार कविता अपना काम करने लगी। देखो आप, अंदर का व्यापारी एक तरफ हो गया और कवि हृदय जाग गया। पिताजी ने कहा कि एक काम करो, कल पीएसएम में एक प्रोग्राम है, तुम ये कविता वहां सुनाओ। मैंने कहा जी अरे, मैंने कहा बहुत अच्छा। अब साहब दूसरे हम पहुंचे वहां कवि सम्मेलन में, तो पिताजी ने, हमारे यहाँ मनीष तिवारी जी हैं, तो पापा ने कहा मनीष भोला भी कविता पढ़ेगा आज। अरे कहने लगे बिल्कुल दादा, काय भोला का पढ़ोगे? मैंने कहा भैया कुछ भी, एक कविता मैंने लिखी है किसान पे, वो सुनाऊंगा। कहने लगे यार बस उतना ही सुनाना, एक ही कविता सुनाना, बहुत ज्यादा ना सुनाने तुम। मैंने कहा बिल्कुल एक ही कविता सुनाऊंगा।
कहने लगा ऐसे तो मंत्री यंत्री बैठे रहे हैं, तुम एक सुनाइयो बस। मैं भैया एक सुनाएंगे, अच्छी कविता सुनाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। अब भैया वो समय आया और सरस्वती वंदना के बाद किसी एक कवि ने पढ़ा और मुझे उन्होंने एक कविता के लिए, कि हमारे बीच सुदीप सोनी हमारे भोला भैया हैं और जो सब, और ये कविता सुनाएंगे। मैंने जिंदगी में कभी माइक पर गा करके कविता ही नहीं पढ़ी थी, हमेशा तहत में पढ़ा करता था और ये धुन बना ली थी और कविता मुझे पूरी याद थी। और पता नहीं क्या था उस समय दिनेश जी के इस कविता को सुनाते समय मैं अपने अंदर ही नहीं रहता था कभी भी। ये कविता कब शुरू होके कब खत्म होती थी और उस बीच ऐसा माहौल बन जाता था अपने आप कि मैं उस माहौल से निकलने में मुझे समय लग जाता था, पता नहीं क्या था। उसमें हमने कविता सुनाई। वो कविता सुनाने के बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, सामने हमारे रूपेंद्र पटेल जी, कांग्रेस के एक बड़े हमारे अच्छे नेता यहाँ के हैं, दौड़ के आए, उन्होंने गले लगाया, एक माला पहनाई और स्टैंडिंग ओवेशन हुई वहां पे। तो मतलब इतना ज्यादा वो हो गया, मतलब मैं खुद कहूँ कि ये क्या हो रहा है। इस बीच हमारे यहाँ राष्ट्रीय कवि संगम का प्रदेश अधिवेशन होना था बाड़ी बरेली में, तो वहां गज्जे दादा थे, उन्होंने एक पंपलेट वगैरह छपवा करके यहाँ मनीष जी के पास भी भिजवाए थे। तो मैंने मनीष जी से कहा था भैया मैं जाऊंगा, मेरा नाम जरूर करवा देना उसमें। पता नहीं क्या तकनीकी वो रहा कि उसमें मेरा नाम पंपलेट में नहीं जो आमंत्रित थे। तो मैंने गज्जे दादा को सीधे फोन किया, समर जी से फोन नंबर लेके को मैंने, चौधरी मदन मोहन समर जी जो मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के साथ एक बड़े उसके कवि हैं, तो उनको मैंने कहा चाचा जी वो एक वो है राष्ट्रीय कवि संगम का, आप उसमें प्रदेश अध्यक्ष हैं और मुझे उसमें आना है। अरे कहने सुदीप आओ आप, क्या बात है। तो मैं गया, मैं बस से उतरा बाड़ी बरेली में, बस से उतरा और सामने हजामत की दुकान, मेरी दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई थी, हजामत बनवाते उनवाते सोचा मैंने कहा इससे पता कर लें भाई किसान की कविता सुनानी है तो यहाँ का माहौल क्या है। तो उनने कहा अरे बोले भाई साहब ये हमारी दुकान के सामने यही किसान को गोली मारी गई थी, आंदोलन कर रहे थे किसान। और ये मैंने कहा भाई क्या था वो, तो उन्होंने बताया फिर सारा मामला, और वो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने पुरानी घटना थी। बहरहाल फिर हजामत वगैरह करा के वही गए वहां, तो सामने ही मंच के पास गए तो वहां पे केवल गज्जे दादा और जगदीश मित्तल जी 2 लोग बैठे हुए थे, केवल 2 लोग। इसके पहले मुझे ये नहीं पता था कि ये जगदीश मित्तल जी है। मैं गया गज्जे दादा के पास, मैंने कहा दादा प्रणाम। हाँ भैया, बड़े सीधे सरल आदमी, अभी अभी कोरोना की ने बलि ली है, इतने इतने बढ़िया, इतना भोला सज्जन इंसान, अरे राम राम। गज्जे दादा को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। तो गज्जे दादा से मैंने कहा दादा वो मैं जबलपुर से हूँ, और सामने मित्तल जी बैठे, केले अरे बोले दादा जी सपन जी के मोड़ा हैं, संदीप सपन जी वो वाले, सुन ले बेटा पाकिस्तान बाप तुम्हारा हिंदुस्तान। हमारे जगदीश जी अचानक मेरी तरफ देखने लगे। अरे मैंने कहा जी प्रणाम करता हूँ, मैं सुदीप सोनी हूँ और मैं जबलपुर से हूँ। जगदीश जी ने क्या रिस्पॉन्स दिया, आहा, गजब गजब, कैसे आए हो। मैंने कहा जी बस से आए हैं। क्या करते हो, मैंने कहा जी सराफे का हमारा काम है। पढ़े कहाँ तक हो, मैंने कहा जी बीकॉम किया है। और मतलब उनने पूरी जानकारी सब। पापा कैसे हैं सब, मैंने कहा पापा जी बहुत अच्छे हैं। क्या लिखते हैं आप, मैंने कहा जी कुछ कविताएं हैं, किसान पे कविता लिखी है, कुछ देश पे लिखी हुई हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा आज शाम को आपको सुनेंगे। फिर शाम को जब कवि सम्मेलन जब शुरू हुआ, तो कवि संगम तो कवि संगम होता है, 20-20, 25-25, 30-30, 40-40 कवि हमारे होते हैं। और वहां पर मैंने कविता सुनाई। कविता सुनाने के बाद शायद मैं उस जीवन में, एक तो पीएसएम का प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया, उसके बाद फिर उस कवि संगम का प्रोग्राम, मैंने उसमें अपने सीनियर कवियों की आंखों के आंसू देखे। जगदीश जी रो पड़े और एक विधायक वहां बैठे हुए, तो उन्होंने तुरंत वहां पर 5,000 रुपए मुझे इनाम के रूप में दिए। लोगों ने गले लगा लिया, कुछ बुजुर्ग तो पैर छूने की मुद्रा में, मैंने उनके चरण छुए। मैंने कहा जी ये मत करो आप, हमने तो कविता लिखी, आप लोग तो झेल रहे हैं। जगदीश जी को शुरू से ही बाबूजी मैंने कहा। उन्होंने पापा जी से कहा कि भाई आपके बेटे को हमने सुना और दिल जीत लिया, अब ये कविताएं सुनाएगा और पूरा देश सुनेगा। 4-5 दिन के बाद ही मेरे पास फोन आ गया कि दस्तक नई पीढ़ी के लिए आपका चयन हो गया है और आपको दिल्ली आना है,
आपके टिकट विकेट का जो खर्चा है वो हम सब हम देंगे। और उस समय मेरे ख्याल से 2100 रुपया कुछ ऐसे दिया जाता था। तो मैं और मेरा भाई जो मुझसे बड़े वाले हैं, हम लोग दिल्ली पहुंचे। दिल्ली से फिर उस कार्यक्रम को किया। कार्यक्रम करने के बाद में मतलब जो उस कार्यक्रम में मैंने कविताएं सुनाई, उस दस्तक नई पीढ़ी की गूंज मेरे कानों में आज तक है। इतना एप्रिसिएशन, इतना सम्मान। एक्शन शूज के मालिक जो सुभाष जी हैं, सुभाष जी की वाइफ आई और मुझे दोनों, सुभाष जी और आंटी दोनों मुझे हाथ पकड़ के लेके गए अपनी गाड़ी तक। और मैं इतना सारे गिफ्ट आइटम, पता नहीं क्या क्या उन्होंने मुझे दिया, इतना प्यार, इतना। रोशन कंसल जी सामने बैठे थे। अरे बोले ये संदीप सपन जी का बेटा है क्या, नीचे से ही बोलने लगे। उस दिन फिर जब आए कवि सम्मेलन करके, तो ओमपाल सिंह निडर जी मेरे ही साथ रुके थे, क्योंकि दादा को बचपन से ही हम लोग जानते थे। तो मैंने कहा दादा 2100 रुपया मिले हमको आज जिंदगी में पहली बार। ओमपाल जी बोले बोले बेटा ये 2100 नहीं है, ये पूरी दुनिया के 21 चक्कर है तेरे, तुझे पता नहीं है अभी। आज तेरा काम हो गया बेटा, जा तेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं हम, आज तेरा काम हो गया। आप विश्वास नहीं करेंगे क्या जुबान फलती है। उस 14 नवंबर 2012 से आज तक, ये कोविड काल के कारण मैं घर पे आ गया, उसके बाद मुझे याद नहीं आता कि मैं लगातार 1 हफ्ते कभी घर पे रह गया। उस एक कविता से, संगम से जुड़ना, कवि संगम से जुड़ के फिर आज कवि संगम ने विदेश का प्रभार दे रखा है। मैंने आपको बताया पूरा विदेश प्रभारी हूँ, राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया मुझे उसमें। और पहले तो करीब 12-13 राज्यों का प्रभार था, फिर धीरे धीरे सबके अपने अपने संगठन बहुत बड़ा हो गया, अब तो 30 राज्यों में है। और मैंने बताया 100 देशों में हमारा संगठन इस साल पूरा हमारा बन जाएगा। तो काफी महनीय मेरे जीवन में, जिसको कहना चाहिए कि एक व्यक्तित्व आया। तो और मुझे उनसे प्रेरणा मिली। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरे पास कोई व्यक्ति आए, जैसे मैं भटका भटका मतलब मैंने प्रयास किए कि साहब मैं लिखता हूँ, मुझे कौन सा 1-2 कवि सम्मेलन कोई दे करके बुला लेगा, चले जाएंगे, आ जाएंगे, उसके बाद क्या। फिर किसी प्रोग्राम में चले गए, करके आ गए, उसके बाद क्या। तो कुछ ऐसा, और पुरानी संस्थाओं में लोग अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं, और कोई भी नया व्यक्ति उसमें उस ढंग से नहीं शामिल हो पाएगा जो उसके फाउंडर लोग हैं, या जो उसका जो कोर ग्रुप होता है उसमें सम्मिलित इतनी आसानी से नहीं होता। लेकिन कवि संगम ने मुझे पता नहीं, मेरी मेरी मेहनत से, मेरे किस्मत से ज्यादा मुझे दिया। और आज जो भी कुछ है, मैं उसमें बहुत बड़ा माता पिता का आशीर्वाद और कवि संगम के साथ जुड़ने का जो मेरा सौभाग्य हुआ, वो मेरे लिए बहुत बहुत मतलब टर्निंग पॉइंट जो लाइफ का होता है ना, वो हो गया है। सुदीप जी, एक प्रश्न आपकी बातों से निकल करके आ रहा है, मतलब प्रचलित सी चीज है ये तो, कि साहित्य समाज का दर्पण है। लेकिन उसी के इतर कुछ लोग ऐसी चीजें भी लिख रहे हैं जो समाज की सद्भावना को, या जो समाज की एक जिम्मेदारी है, बतौर साहित्यकार अगर देखी जाए, तो उसके ऊपर खरा नहीं उतरता। वो बातें खरी नहीं है, बिल्कुल सामाजिकता के अनुकूल नहीं है, सामाजिक सद्भाव के अनुकूल नहीं है, या किसी विशेष संप्रदाय को टारगेट करके वो चीजें लिखी जाती हैं या कही जाती हैं मन से। वर्तमान में आप बिल्कुल। देख रहे होंगे जो कुछ हो रहा है। तो इसके बारे में हाँ क्या हाँ, कहेंगे? देखिए, अपनी अपनी सोच है और अपनी अपनी विचारधारा है। अगर किसी को ये लगता है कि हम किसी के धर्म पर आक्षेप करके, या मैंने तो कुछ कविताएं ऐसी ऐसी सुन ली जिनको सुनने के बाद लगता है कि अपने कानों में रांगा भर लिया जाए तो ज्यादा बढ़िया। लोग दूसरे पर उंगली बड़े आसानी से उठा देते हैं, बहुत आसानी से उठा देते हैं। एक मैंने किसी किसी का एक पत्रकार है, काफी बड़े पत्रकार हैं, उनने अपनी वॉल पे लिखा कि मेरी माँ, मैं अपनी, मेरी माँ ने जने केवल फला फला जाति के, और तुम्हारी माँ ने जने फला फला ही जाति के। सबकी जनन प्रक्रिया एक सी थी, तो फिर ये अलग अलग जातियां कैसे हो गईं। तो मैंने कहा देखिए, ये कविता, मैं कविता नहीं मानूंगा इसको, क्योंकि जहां तेरी माँ और मेरी माँ का भेद हो गया, माँ तो माँ है ना। मैं दिनेश शर्मा जी के घर जाऊंगा, अगर दिनेश जी की माता जी आ गई तो मैं उनके चरण ये कह के छूंगा कि माता जी प्रणाम, माँ प्रणाम। या आप घर पे नहीं है, माँ जी आ गई, तो मैं कहूँ मम्मी जी दिनेश जी हैं क्या,
मैं माँ का संबोधन करूंगा, ये हमारी संस्कृति है। तेरी माँ और मेरी माँ का फर्क हमें नहीं करना चाहिए, और करना भी नहीं चाहिए। कविता इसका नाम नहीं है। कविता जोड़ने का काम करे, कविता तोड़ने का काम ना करे। जो एजेंडे के रूप में कविताएं चला रहे हैं, सोशल मीडिया का योग है दिनेश जी। और आप भी इतने बड़े बड़े लोगों के संग में आपने इंटरव्यूज किए हैं, इतना अध्ययन है आपका। अगर कवि कोई हिडन एजेंडा लेकर के चल रहा है, या किसी किसी एक नेक्सस का हिस्सा होकर के चल रहा है, या कुछ ऐसा चल रहा है कि जो, मुझे तो कभी कभी लगता है कि कुछ कवि तो बिल्कुल उन्होंने कसम उठा ली है कि हम चाइना का पूरा एजेंडा लगा देंगे हिंदुस्तान के अंदर, और अगर कोई राम पर कविता लिखे तो उसको सांप्रदायिक घोषित कर देंगे। भाई, जो राम पे कविता लिख रहा है, वो वो भी ऐसी बात ना करे कि समाज टूटे। वो अपने राम की, देखिए, मैं राम राम पे कविता लिखूं तो मैं अपने प्रभु का गुण गाऊं, प्रभु का चरित्र गाऊं, ना कि मैं किसी के मजहब की आलोचना करना शुरू कर दूं। नहीं, दूसरे की आलोचना करने से बेहतर है आप अपनी अच्छाइयां, अपने जो आपका विचार है वो कितने अच्छे ढंग से समाज में फैला सकते हैं, जो स्वीकार्यता आपकी बढ़े। ऐसा कहना ही क्यों किसी को आपको। फिर उसके लिए अलग अलग विधाएं हैं, व्यंग की विधाएं हैं। कभी कभी हम लोग, मैं लिखता हूँ कभी कभी ऐसा कि जैसे सोशल मीडिया पे कुछ लिख दिया तो फिर उसके गालियां खानी पड़ती हैं। तो अगर ऐसा कुछ लिखेंगे कि जो एक पक्ष को नाराज कर रहा और दूसरा पक्ष को लग रहा है कि हाँ अब तो इसने दुखती रग पे हाथ रख दिया, तो लोग गालियां ही बकेंगे। लेकिन कविता का मूल वो है कि सर्व स्वीकार्यता होनी चाहिए उसकी। सबसे अच्छी कविता वो, मैंने किसान की कविता सुनाई ना आपको, 100 में से 100 लोग इसको कहेंगे नहीं आपने सही बात सुनाई। मैं बाल श्रमिकों की कविता सुनाऊंगा ना आपको, आप कहेंगे सुदीप जी आपने सत्य लिखा है। मैं आपको बाल बाल मैंने एक चाइल्ड रेप पर कविता सुनाऊंगा मैं आपको, आप कहोगे साहब ये इतनी बड़ी सत्यता, और मैं अपने बच्चों के सामने, बेटियों के सामने वो कविता सुना सकता हूँ, क्योंकि उसमें शब्द की मर्यादा का उल्लंघन नहीं होने दिया। आप लिखिए ना, अभी कोरोना कोविड काल आया तो एक ऐसा गीत लिखा मैंने कि उसमें हमने गाते गाते उस कविता को रचते रचते जीते जीते अपने आप को सही किया, पूरे घर के परिवार हमारा स्वस्थ हुआ उस कविता को गाते गाते। तो होता है ना। तो ऐसी बिल्कुल बिल्कुल। कविताएं लिखो ना जो समाज के किसी काम आ जाए। समाज को ही तोड़ के रख दिया आपने। जो कविता नकारात्मकता को जन्मे, ऐसी कविता को कविता नहीं मानता मैं। नकारात्मकता का किसी भी प्रकार से कविता का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि नकारात्मकता आएगी तो वो कहीं ना कहीं समाज में जाएगी। आप घर पे निकालोगे, वो ऊर्जा आ गई, या वो ऊर्जा कहाँ जाएगी? या तो घर में जाएगी, या सोशल मीडिया पे जाएगी, या समाज में जाएगी, या परिवार में जाएगी, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, कहीं तो जाएगी ना। तो पहले तो वो नकारात्मकता का जहां से ऊर्जा आ रही है उस जगह को बंद कीजिए। और ऐसी नकारात्मक कविताओं को तो बिल्कुल ही, मैं तो कहता हूँ कि कविता तो कहिए मत। जो नकारात्मक ऊर्जा दे रहे हैं, उन लोगों को एक बार चिंतन करना चाहिए कि आप कवि के रूप में जन्मे हो तो आप क्या दे रहे हो समाज को। लोग दंगा जी करें, वो लोगों के अंदर अराजकता पैदा हो जाए, वो है? लोग बम बांध के फूट जाएं अपने आप में, वो कविता है? वो शेरो शायरी है? मैं तो आज ही बड़ा हैरान होता हूँ कि उम्र भर जो माँ की शायरी करते रहे। देखिए, क्षमा के साथ बोल रहा हूँ, मेरे बहुत बड़े हैं वो, उम्र भर माँ की शायरी के लिए पूरी दुनिया में गए, हिंदुस्तान ने सिर पर बिठा के रखा। मतलब मुझे लगा कि माँ की शायरी करते करते माँ बहन की कहाँ से करने लगे। स्थितियां, मतलब आप आदर्श प्रस्तुत कीजिए कि समाज जुड़ करके रहे, देश एक होकर के रहे। नकारात्मकता की कोई आवश्यकता नहीं। और नकारात्मकता देखिए फिर कहाँ गई, वो अपने ही परिवार में नेगेटिविटी आ गई। तो नकारात्मकता किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। अगर आपने कवि के रूप में जन्म लिया है तो सकारात्मक होकर के थोड़ा देश हित के जो काम है उनको सही ढंग से, एजेंडे मत चलाइए, अपना सीधा सीधा काम कीजिए। जी। तो सुदीप जी, एक रचना का अभी आप जिक्र कर रहे थे, मैं मतलब साथ साथ में वही रचनाएं लेना चाहता हूँ जिनका जिक्र हमारी बातों में हो हाँ रहा है। तो अभी हाँ हाँ। बच्चियों के ऊपर, रेप के ऊपर अभी आपने एक जिक्र किया, मैं चाहता हूँ उस रचना को हम लें यहाँ। लेकिन मैं आपको कविता सुना देता हूँ कि गौरैया ने अब बागों में आना छोड़ दिया है। दिनेश जी, किसी भी कविता का जन्म पता है कहाँ से होता है? जब करुणा जो कवि हृदय में पहुंचती है ना, करुणा करुणा अपनी आंखों से आंसू बहाना चाहती है, संवेदना अपनी आंखों से आंसू छलकाना चाहती है ना, तो वो कवि हृदय में आ जाती है। और फिर शब्द रूप लेकर के कविता के रूप में फिर वो संवेदना लोगों तक पहुंचाने का काम कवि करता है।
इस पंक्ति को आप लिखिएगा कहीं जो मैंने कही आपसे। एक समाचार पढ़ा भैया दिनेश जी, समाचार मतलब आप द्रवित हो जाओगे सुन के और सोचोगे कहाँ पहुंच गए हम, कहाँ पहुंच गए हम। एक द्रौपदी के चीर हरण पर जिस देश में महाभारत हो गए, उस देश में कल्पना करेंगे आप 1.5 साल नहीं 1.5 महीने की बच्ची के संग इंदौर में। आप कल्पना कर सकते हो, मैं 2 बेटियों का पिता हूं। आप कल्पना करो जब मैंने और मेरी पत्नी ने ये समाचार देखा होगा। सुबह सुबह का समय था, चाय पी रहा था, पत्नी चाय रख के गई, चाय चाय ले लो। मेरी आदत थी, पहले मैं समाचार, मेरे दिन की शुरुआत ही समाचार सुनने से होती थी। लगा दिए तो पत्नी भी आके साथ में बैठ गई, शीतल नाम है उनका। तो शीतल बैठ गई, मैं बैठ गया, बच्चे स्कूल गए हुए थे। देखा तो नीचे चल रही 1.5 महीने की बच्ची के संग 2 महीने की बच्ची के संग में हुई दरिंदगी। अरे बाप रे! अब ये घटना पढ़ के मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, सन्न रह गया एकदम। हमारे बच्चे भी हैं, स्कूल जाते हैं। एक कितना डर गया, मैंने कहा मैं इतना क्यों डर गया इस खबर को देख के। उसके बाद में फ्रेश होने में के लिए चला गया, नहाने धोने के लिए। बाथरूम से बाहर निकल के आया हूं तो मैं एक गीत का मुखड़ा और अंतरा तैयार हो गया मेरा, गुनगुनाता रहा गुनगुनाता रहा। लगभग 1 घंटे में पूरी कविता मुझसे लिख गई। 1 घंटे में वो कविता सुनाता हूँ कि गौरैया ने अब बागों में आना छोड़ दिया है, कोयलिया ने भी दहशत में गाना छोड़ दिया है, वहशी बनकर घूम रहे हैं आज चमन में भंवरे, डर के मारे कलियों ने मुस्काना छोड़ दिया है। अभी शाख पर कोपल फूटी, अभी नोच कर खाई, जब तितली ने देखा तो वो पंख तोड़ चिल्लाई आई, कैसी बेहयाई आई, कैसी बेहयाई, कैसी बेहयाई आई, कैसी बेहयाई। पंखुड़ियों ने खुशबू के मुंह ताले लगा दिए हैं। भैया कविता की एक एक पंक्ति को समझ, ये कविता अपने परिवार में मैं अपनी बेटी बहन माँ सबके समक्ष बिठा के उनको सुना सकता हूँ। शब्द की मर्यादा का उल्लंघन नहीं होने दूंगा। सुना कि पंखुड़ियों ने खुशबू के मुंह ताले लगा दिए हैं, शबनम की बूंदों से दिल के छाले छुपा लिए हैं, पुरवाई से शाख हिले तो दिल पत्तों का कांपे, पुरवाई से शाख हिले तो दिल पत्तों का कांपे, जहां घोंसले थे मकड़ी ने जाले लगा दिए हैं। कौन करेगा, कौन करेगा बोलो उजड़े गुलशन की भरपाई आई, कैसी बेहयाई आई, कैसी बेहयाई, कैसी बेहयाई आई, कैसी बेहयाई। कि जहां बेटियां पूजी जाती, होते हैं नवराते। आइएगा हमारे बुंदेलखंड, मैं भी खुद, हमारे यहाँ बेटियों के पैर छूते हैं। मैं अपने घर से निकलता हूँ तो बेटियों के पैर छूता हूँ। मंच पर मेरी जितनी छोटी बहनें हैं, कविता तिवारी हो, प्रियंका राय है, कविता तिवारी को आप जानते हो, जितनी ये मेरी छोटी बहनें जैसी हैं, मैं कविता पढ़ने के पूर्व अपने बड़े जितने कवि हैं उनके पैर छूता हूँ। आप देख लेना किसी वीडियो में। और या ये मेरी बहनें बैठी हो तो इन मातृ शक्ति का आशीर्वाद लेकर के फिर मंच पे खड़ा होता हूँ। सुनना आप, क्या देश है हमारा, और ये घटनाएं सुन के कैसा लगता होगा कि जहां बेटियां पूजी जाती, होते हैं नवराते, नारी का सम्मान बचाने जौहर भी हो जाते, जहां कृष्ण भी
चीर बचाने स्वयं खड़े हो जाते, अपमानित करने वालों के वंश जहां मिट जाते, वहां दरिंदों ने 2 महीने की बच्ची तड़पाई आई, कैसी बेहयाई आई, कैसी बेहयाई, कैसी बेहयाई आई, कैसी बेहयाई। एक अंतिम वाला अंतर सुना देता हूँ। जब माँ मीरा ने सुना होगा कि मेरे कृष्ण के, मेरे कान्हा के देश में, जहाँ कान्हा को पूजने, प्रेम के देवता को पूजा जाता है, वहां ये क्या हो रहा है, सुनना। कि मीराबाई ने सुनकर एक तारा तोड़ दिया है, बांसुरिया ने भी सांसों से रिश्ता तोड़ दिया है, पपक रही है तन्हाई में, पपक रही है पपक रही है तन्हाई में, बिस्मिल की शहनाई, पपक रही है तन्हाई में, बिस्मिल्लाह की शहनाई, बिटिया को पैजनिया माँ ने डर कर नहीं दिलाई, बिटिया को पैजनिया माँ ने डर कर नहीं दिलाई, टूट गए विश्वास डराती अपनों की परछाई, और जो जन्मी भी नहीं अभी तक वो बिटिया घबराई आई, कैसी बेहयाई आई, कैसी बेहयाई। सुदीप जी, कहीं ना कहीं आंचलिकता का, सामाजिकता का प्रभाव आपकी रचनाओं में है, इसके बारे जी में क्या बिल्कुल कहेंगे आप? बिल्कुल। आंचलिकता का प्रभाव तो होता ही है। पहले मैं अपने विषय में एक बात और बता देता हूँ आपको। हम मूलतः जो हैं ब्रज के रहने वाले हैं, आगरा के, हमारे दादा परदादा सब हम आगरा के रहने वाले हैं, तो ब्रज क्षेत्र के हैं। माँ हमारी हाथरस की हैं, काका हाथरसी जी हमारे पिताजी को दामाद की तरह से ही स्नेह किया करते थे, क्योंकि हमारी माँ हाथरस मेड़ू गांव की है। तो उसके बाद में हम लगभग, मैं तो 1 साल का भी नहीं होऊंगा जब से हम जबलपुर में हैं, तो ये बुंदेलखंड का इलाका है, हमारी शादियां भी यहीं जबलपुर में हुई हैं, तो हम लोग यहाँ की भाषा से थोड़ा सा अधिक प्रभावित है, लेकिन टोन हमारी आपको अभी भी लगता होगा कि हाँ, ये वहाँ की टोन इनकी थोड़ी उत्तर भारत से मिलती जुलती है। तो मैं इन चीजों का उपयोग अपनी पैरोडियों में बहुत लेता हूँ। जैसे कि लोकगीत हैं, लोकगीतों को लेकर के मैंने पैरोडी बना दी, या उधर के कोई इधर आंचलिक कोई गीत चल रहा हो, जैसे आपको अब थोड़ा सा मैं कन्वर्ट चेंज करता हूँ मामला। जैसे एक हम गए सीतामढ़ी में, कार्यक्रम था, सरकारी कार्यक्रम था, तो चूंकि मैं हास्य से शुरू करता हूँ, पैरोडियों से शुरू करता हूँ, तो मैंने वहां पूछा किसी से कि यार यहाँ पे इस समय कौन सा लोकगीत या थोड़ा सा आपकी भाषा में कौन से गीत यहाँ पे ज्यादा चल रहे हैं, मुझे बताओ, मैं एक आध पैरोडी बना लूंगा। बहुत सुदूर जगह में कार्यक्रम था, वो सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरे थे, वहां कुछ लोग मिलने आए थे, तो उसने एक ने कहा कि भैया यहाँ पे वो बहुत चलता है, गोरी तोरी चूनरिया लाल लाल रे, गोरी तोरी चूनरवा लाल लाल रे, रोड पे चले लू का माल चाल रे। मैंने उसका यूट्यूब में वीडियो निकाल लिया। अब शाम हुई तो बन गया इतनी देर में, तो पैरोडी बनने में तो बड़ा आनंद आते हैं, मुझे लिखने में बड़ा मजा आता है। शाम हुई तो मैंने कहा भाई मैं आपको बिल्कुल नई चीज से शुरू करता हूँ, सुन लो। माया बुआ गुस्से में लाल लाल रे, एक पंक्ति ने कवि सम्मेलन खड़ा कर दिया। और ये जो चुनाव हुए जिसमें योगी जी जीते थे, इस चुनाव में सर्वाधिक वायरल पैरोडी यही थी कि माया बुआ गुस्से में लाल लाल रे, और योगी पूछे कैसन वा हाल चाल रे, माया बहुत बढ़िया। बुआ गुस्से में लाल लाल रे, योगी पूछे कैसन वा हाल चाल रे, चाचा से रूठा हुआ है भतीजा, और बुआ को देखा तो दिल था पसीजा, और जीजा सारे नौचत हैं बाल बाल रे, योगी पूछे कैसन वा हाल चाल रे। बहुत प्रसिद्ध हुई। योगी जी धीरे धीरे, वो योगी जी ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई थी ना, तो जी उसके जी। बाद में अब देखो,
मैंने लिखा एंटी रोमियो स्क्वाड। एक आज तक का कार्यक्रम था, श्वेता जी ने बुलाया था, रोमियो के ऊपर एक था, एंटी रोमियो पे। तो उसमें श्वेता जी बहुत बहुत स्नेह करती हैं और बहुत बहुत आदर सम्मान देती हैं। तो श्वेता जी ने कहा कि सुदीप जी एंटी रोमियो पे करते हैं कुछ, कल शूटिंग कर लें। मैंने कहा जी कर लीजिए। और उस दिन लिखा हमने, मंच पे बैठे हैं अरुण जी, दिनेश रघुवंशी, सभी बैठे थे। अब मैं सोच रहा कुछ तो नया आए, कुछ तो नया आए। अचानक मेरे दिमाग में बैठे बैठे मंच पे आ गया, योगी जी धीरे धीरे। अब पुलिस, जी मैंने दृश्य बनाया, पुलिस मार रही है मजनू को, हैं, कूटा पुलिस ने आशिक को, आधार कार्ड नहीं मिले, घूम रहा था गर्लफ्रेंड के साथ, आशिक को पकड़ के ले गए, रोमियो को, जूलियट घर पे, रोमियो हवालात में, कूटा दिन भर। रात को बेचारा बेहोशी, अर्ध बेहोश अवस्था में हवालात में पड़ा हुआ। और पुलिस वाला उसे देखे, जैसे ही डंडा देखे पुलिस वाले का, बेचारा घबरा जाए, खूब कुटा था। तो वो क्या गाता है, क्या गाया उसने, योगी जी धीरे धीरे, योगी जी आह, योगी जी, दर्द देखना योगी जी 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 धीरे धीरे, योगी जी आह, योगी जी नहीं हम झांझ मजीरे, योगी जी आह, योगी जी। हो ऐसी हुई पूजा, बदन सारा सूजा, और सीधी ना होवे कमरिया रे, योगी जी धीरे धीरे, योगी जी आ। ओ काहे मैंने रे ना 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 नो, काहे मैंने। हाँ, फिर उसके बाद इस पैरोडी में मैंने चेंज किया। जब ये सीए प्रोटेस्ट चल रहा था, तो आप देख रहे होंगे कि उस समय कितनी पत्थरबाजियां हो रही थी। तो यूपी के अंदर योगी जी ने बड़ा सॉलिड इलाज कर रखा था। तो उस समय मैंने लिखा, ये इसका इतना मीम बन करके चला है, पुलिस लाठी चार्ज कर रही है और पीछे बैकग्राउंड में मेरी आवाज में मेरा चल रहा है। आप यूट्यूब पे सर्च करना, मिल जाएगा आपको, बड़ा मजा आएगा आपको। हो काहे मैंने रे पत्थर मार्यो, मने मोर सा नचा दियो, आ रा 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 रा, पंजीरी खूब बटी रे, योगी जी आ, योगी जी बड़ी ही तेज पड़ी रे, योगी जी आ, योगी जी। हो ऐसी पड़ी लठिया के भावे ना खटिया, कर दीनी मैली चदरिया रे, योगी जी धीरे। देखिए, जी पैरोडियों का अपना मजा है। मैं आपको हरियाणवी में भी सुनाऊंगा एक कभी। हरियाणा चुनाव जब सरकार बनी हरियाणा की, तो आपने देखा होगा चौटाला जी से, दुष्यंत जी से समर्थन लिया था। कुर्सी की ये जो लड़ाई है, चाचा ना भाई है, यहाँ यहाँ। देखो, आप चुनाव परिणाम जानते हैं हरियाणा का। और जब रिजल्ट आने के बाद में गठबंधन की जो कोशिशें हुई, और दुष्यंत चौटाला जी ने अपने चाचा को समर्थन ना देके यहाँ दे दिया, यही हुआ था ना। अब वो जी देखो जी बिल्कुल। पैरोडी में, कि कुर्सी की ये जो लड़ाई है, चाचा ना भाई है, यहाँ यहाँ। मौके पे चौका लगा दे जो, वही खिलाड़ी है, वो जाने जा। अरे देंगे सब कुछ तुमको, मांगो हमसे, ये बोले शाह, आजा आजा आजा। चौटाला जी से बात चल रही है कि देंगे सब कुछ तुमको, मांगो हमसे, ये बोले शाह, आहा आहा आहा। चौटाला चौटाला, आजा ना चौटाला, दे दे समर्थन अभी, लूंगा ना, कांडा से लूंगा ना, मैं तो समर्थन कभी। आ, आ। देखो, जी हंसते हंसाते, बहुत खूब बहुत खूब। हंसते हंसाते। तो सुदीप जी बहुत बढ़िया, हास्य व्यंग्य के साथ साथ जो सामाजिक कुरीतियां हैं या समाज की समस्याएं हैं, उनको बड़ी संवेदना से आपने कहा है अपनी रचनाओं में। जी तो कहीं ना कहीं मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हास्य व्यंग्य के अलावा जो सामाजिकता की बात आपने की है, वो अपने आप में अलग है, विशेष है। आप क्या मानते हैं जी इस बात जी। देखिए, हर आदमी के, हर हर किसी के व्यक्तित्व के कई पहलू होते हैं। मैं जब कविताएं लिखता हूँ, जैसे अपनी मौलिक धुनों पर किसी विषय को मैं जब, मुझे वो एकदम प्रभाव, मतलब मेरे सीधे हृदय को भेद देता है। जैसे जैसे मैंने बताया, मेरी हर कविता के पीछे कोई ना कोई घटना सामने आपको, मैं आपको बताऊंगा कि इस घटना में, इस घटना के दिन ऐसा ऐसा था, इस वजह से ये कविता लिखना प्रारंभ किया।
हास्य व्यंग का एक मामला ऐसा होता है कि मेरे सामने दो विकल्प थे। एक तो मैं गा करके कविता पढ़ता हूँ, तो मेरे सामने दो विकल्प थे। टेलीविजन शो करता हूँ। अब उस समय शुरुआत जब मेरी हुई, मैंने आपको बताया किसान के गीत से, तो एक कार्यक्रम आया करता था, वाह वाह क्या बात है। अब शैलेश जी को उनने मुझे बुलाया कि वाह वाह क्या बात है करना है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल करेंगे, क्या सुनाओगे, सुनाओ मुझे। तो मैंने उनको किसान की कविता सुनाई। कहने लगे यार सुदीप बहुत अच्छी कविता है, लेकिन यार ये हास्य व्यंग का कवि सम्मेलन, और यहाँ पे हमको रमेश ने बताया, रमेश मुस्कान जी ने, और उनका उनका एक बहुत खूब मैं पहले कर चुका था। कहने लगे यार तुमने क्या व्यंग किए थे, कुछ ऐसा कुछ हास्य में तुमने लिखा है क्या। तो मैंने कहा जी मैंने लिखा हुआ है, एक दो कविताएं हैं, मैं आपको सुना देता हूँ। तो मैंने उनको एक कविता, मैंने एक एक प्रयोग तो करते रहते थे गाते गाते। तो आपने एक अंग्रेजी फिल्मों में एक बैकग्राउंड म्यूजिक चला करता था, बाद में वो अपने यहाँ की फिल्मों में भी बैकग्राउंड म्यूजिक चलता था। मैं आपको संगीत बताता हूँ कैसा था। टडंग 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 टडंग, ये आता था। तो मैंने कहा शैलेश जी से, मैंने कहा दादा, फोन पे बात हो रही है, मैंने कहा दादा मैंने एक बैकग्राउंड म्यूजिक पे लिखा है, अब वो सुन लो आपको कैसा लगता है। वो तो यूं ही हम घर में मस्ती के लिए लिख लिया था। कहने सुना, तो मैंने सुनाया। तरम 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 ढढढढा, तरम तरम, जाने कैसा दौर है कि दौड़ है, एक दूसरे से तेज भागने की होड़ है। नाम जिंदगी है मगर जिंदगी है कम, जाने कैसी जिंदगी ये जी रहे हैं हम धर्म करम, धर्म करम खत्म ढढढढा, खत्म खत्म। शैलेश जी ने पहली पहली प्रतिक्रिया, बेटा कल आ जा। मतलब शैलेश जी तो खैर शैलेश जी हैं, मतलब मैं हूं तो किस्मत वाला, देखो इसमें कोई दो मत नहीं है। देश का कोई भी बड़े से बड़ा ऐसा कवि, मतलब लोग जिनके पास बैठना चाहते हैं, एक बार फोटो खींचना है, इतना प्यार इन्होंने एक साथ मुझे दिया। मतलब मैं अपने आप को रियली बहुत बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। शैलेश जी ने कहा बेटा आ जा। अब वहां गए, वहां पे हमने किया। कहने लगे यार कि यार सुदीप एक एपिसोड और कर दे तू, कोई क्या लिखा है। मैंने कहा जी कुछ भी नहीं लिखा, हाथ से में कुछ नहीं है। मैंने कहा किसानवादी सुन लो मेरी, देश पे मेरी कविता। कहने लगा नहीं वो नहीं, तू केवल हास्य की बात कर। तो मैंने कहा जी अब क्या सुनाऊं। मैंने कहा जी वो रुपया की कीमत गिर गई है, मैंने उस पे एक पैरोडी लिखी थी, ये पैरोडी सुनाऊं क्या। अरे कहने लगे पैरोडी लिखता है क्या तू। मैंने कहा मैं लिखता नहीं हूँ, मैं डरता था उन दिनों के कोई मुझे पैरोडी कार कह दे ना, तो मुझे लगता था यार ये मेरे जो है ना मेरा दुश्मन है। सही बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन है तो विधा ना। अच्छा मैं व्हाट्सएप से चुटकुले उठा के, किसी कवि ने सुनाया उसके चुटकुले उठा करके, किसी कवि की कोई टिप्पणी हुई, मैं टिप्पणी तक मौलिक करना पसंद करता हूँ माइक पे। और ये मैं नई पीढ़ी के लोगों को बताना चाहता हूँ। आप किसी से प्रभावित होकर कोई अच्छी बात सुन के उसको उठा करके मंच पे सुनाओगे ना, आप जिंदगी भर भागते रहो, जीवन भर भागते रहो, आपको कोई सुनने वाला नहीं है। आप वो प्रतिष्ठा नहीं पा पाओगे जब तक आपके अंदर मौलिकता नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनी थी, तो मेरी एक टिप्पणी थी, सिर्फ एक टिप्पणी, पूरे देश में गई, पूरे देश में, कि झाड़ू कितनी भी अच्छी ले आओ 6 महीने से ज्यादा नहीं चलती है। और वो 6 महीने के अंदर पहली सरकार गिर गई थी उनकी, गिर गई थी नहीं। तो वो टिप्पणी मेरी प्रारंभिक वन लाइनर्स में था, तो वन लाइनर्स भी निकाले हमने। एक वो डीएलएफ घोटाला हुआ था, तो डीएलएफ का मतलब है दामाद ले फायदा, नहीं तो जी इस तरीके से वन लाइनर्स। लेकिन अब जो मुंबई के जीसी चैनल हैं ये ज्यादा पॉलिटिकल नहीं दिखाते। तो मैंने उस समय शैलेश जी से कहा, मैंने कहा शैलेश जी एक पैरोडी मैं और सुना सकता हूँ आपको। कहने लिखता है क्या तू पैरोडी। मैंने कहा जी सुन लो आप। मैंने सुना। कहने लगा यार पैरोडी के लिए तो विश्वेश्वर शर्मा जी हैं यार सुदीप, तू तू तो अपनी नई नई धुन क्रिएट कर। मैंने कहा जी धुनें हैं वो, लेकिन अभी उन पर लिखा नहीं है। मैं दोबारा कभी आप बुलाओगे तो मैं सुना दूंगा। तो कहने लगे ठीक है, अच्छा चल पैरोडी सुना क्या लिखा है। तो मैंने पैरोडी सुनाई उनको, सुनना आप। अरे रुपया गिरा रे वायदे के कारोबार में, रुपया गिरा रे पूंजीवादी सरकार में, रुपया गिरा, रुपया गिरा, रुपया गिरा, हाय 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 रुपया गिरा रे।
अरे वायदे के कारोबार में रुपया गिरा रे, के आज अरे जैसे टपके छत गरीब की ऐसे रुपया टपका, अरे गीला गीला ढीला ढीला आज अदर में अटका, अरे झटक गया फिर देते देते महंगाई का झटका, झटक गया फिर देते देते महंगाई का झटका, और डॉलर का भेजा सटका तो उठा उठा के पटका, अरे उठा उठा के पटका। तो शैलेश जी बोले फिर क्या हुआ? तो मैंने कहा फिर सुनो क्या हुआ। फिर जी रुपया गिरा रे, ये खबर छपी अखबार में, रुपया गिरा रे पूंजी। ये एक पैरोडी सुनाई। शैलेश जी कहने लगे जी यार बेटा बहुत बढ़िया पैरोडी, बड़ा स्नेह, गजब स्नेह करते हैं मुझे। तो मैं भेजूंगा ये क्लिप शैलेश जी को, आज क्या याद दिला दिया आपने। अब शैलेश जी तो हमारे परीक्षा करने वाले आदमी, एक हमने कविता लिख ली, होली स्पेशल करने के लिए गए थे, तो अब उसमें थोड़ा पॉलिटिकल मैटर लिख करके ले गया मैं, मेरा रुचि रही हमेशा पॉलिटिकल। अब वहां गए तो शैलेश, मैंने अपनी धुन में लिखा था, तो कहने लगे यार सुदीप पॉलिटिकल तो सब कट जाएगा भाई, तू इस पे कुछ पारिवारिक लिख दे, धुन यही चाहिए। अब देखना, प्रदीप चौबे जी, सुरेंद्र दुबे जी छत्तीसगढ़ वाले, हम्म सूर्य कुमार पांडे जी, हम लोग वो जो वैन होती है जहाँ मेकअप वगैरह होता है, वैनिटी वैन, उसमें बैठे हुए शैलेश जी कहने लगे कि यार तू इस पे यार कुछ पारिवारिक लिख सकता है क्या, अभी 15 मिनट का टाइम है। मैंने कहा जी 15 मिनट में तो मैं नहीं लिख पाऊंगा। कहने लगे तू लिख दे, पारिवारिक लिख दे कुछ भी। तो मैं काय पे लिखूं? यार मैं लिख दे, बस धुन ये चाहिए और राजनीति नहीं चाहिए मुझे, होली का मजा आना चाहिए। मैंने कहा चलो जी ठीक है। अब ये कह के शैलेश जी चले गए अपने और दूसरी तैयारियों में, क्योंकि वो पहले प्रॉपर सुना करते थे और फिर उसमें सजेशन दे देते थे। शैलेश जी की ये बहुत अच्छी बात है। तो हमने सुना। अब देखिए, एक तरफ प्रदीप जी बैठे हैं, इधर सुरेंद्र दुबे जी बैठे हैं, वो भी देख रहे हैं कि आए लड़का नया आया है, बड़ा प्यार करते हैं। सुरेंद्र दुबे जी भी बहुत स्नेह करते हैं। और सूर्य कुमार पांडे जी तो खैर राइटिंग मास्टर, उनके जितना तो व्यंग, जिनके व्यंग पढ़ाए जा रहे हो, जिन पे पीएचडी ले रहे हो लोग, ऐसे बड़े व्यंगकार बैठे हुए। तो अब वो देख रहे हैं सामने और मैं लिख रहा हूँ। अब मैंने फटाफट फटाफट दिमाग में विषय आ गया, मैंने लिख लिया। मैं पांडे जी से कहा, मैंने कहा दादा सुन लो। अरे कहने लगे बेटा सुपरहिट लिखा है। और प्रदीप चौबे जी, ये तुमने अभी लिखी है? तो मैंने कहा जी अभी आपके सामने तो लिख रहा था। ये तुम पहले से लिख के लाए थे? मैंने कहा नहीं जी पहले से नहीं लिखा, अभी लिखी है। अब जी हो गया। अब शैलेश जी आए, कहाँ भाई सब रेडी रेडी रेडी? हाँ जी रेडी नहीं। चलो चलो, मैं कहा सुन, अरे कहना तू वहीं सुनाना फटाफट, चल 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 चल। अब जब पहुंचे स्टेज पे तो बड़ा भव्य स्टेज हुआ करता था, वो पूरा सेटअप उनका। खड़ा हुआ जी, मैंने होली पे सुनाना शुरू किया। मेरी साली भोली भाली, जैसे लदी फूल की डाली, छुट्टी होली में थी आने वाली, दोनों हाथ बजाते ताली, लेकिन साला आके टेंशन दे गया, घर वाली को भी आके ले गया साला, बैठे ठाले टेंशन दे गया, घर वाली को भी आके ले गया। और ऐसी जिंदगी से अच्छा मर जाना, जाते जाते भी ना बोला जीजू आना, और सारे चाट गया रसगुल्ले करके, ठंडाई के कुल्ले खाली बोतल करके ढक्कन दे गया घर वाली। तो ये पूरा जी गीत था हास्य का। इतना फेमस हुआ, ये इतना फेमस हुआ कि टाइम्स ऑफ इंडिया के जो संपादक हैं पटना में, उनकी मिसेस देख रही होंगी, अब वाह वाह क्या हुआ, उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये अगले कवि सम्मेलन में इसको बुलाना लड़के को। तो सुरेश जी अवस्थी जी ने पहली बार मुझे जीवन का पहला कवि सम्मेलन दिया, अवस्थी जी ने। तो वो उस कार्यक्रम में दिया। फिर बाद में अवस्थी जी इतने भोले भाले आदमी, इतने बढ़िया आदमी, उन्होंने कहा भैया तुम इनकी डिमांड पे हो। मैंने कहा वाह भाई, डिमांड पे जाना और वैसे जाने में फर्क होता है। तो इस तरीके से टेलीविजन का एक बड़ा, टेलीविजन में लगातार आते रहे फिर। तो बहुत उसमें बहुत ही जल्दी रीच बढ़ी। और फिर जब से लपेटे में नेताजी 2018 से शुरू किया, मैं एक एपिसोड के लिए उसमें बुलाया गया, मेरा नाम दिया किसी ने, पवन आगरी जी ने दिया था शायद उन दिनों नाम। उसमें मैंने एक पैरोडी सुना दी थी। उसमें पहले कभी पैरोडी नहीं सुनाई थी, लोग अपने ढंग से कविताएं सुनाते थे। तो पैरोडी क्या थी उसमें
अखिलेश कहें राहुल से, मैं दूर हुआ बाबुल से, आजा कर लें गठबंधन, जीतेंगे फूल कमल से। ये बंधन तो स्वार्थ का बंधन है और मोदी का टेंशन है। अरे मुझको प्यारे हैं, अखिलेश जी और राहुल जी में बातचीत चल रही है। मुझको प्यारे हैं चाचा, तुझको मम्मी की गोदी, आ बैठ मेरी साइकिल पर तो क्या कर लेंगे मोदी, तू साथ नहीं आया तो रंडियां भी नहीं डलेगी, तो नैया पार लगेगी। मैं वीरू हूँ, तू मेरा बच्चन है। मोदी तो, मोदी का टेंशन है। ये जी ऐसी फेमस हुई भैया, ये स्वार्थ का बंधन, ये महागठबंधन के लिए जो बीजेपी वालों ने लाइन बना लिया, स्वार्थ का गठबंधन, स्वार्थ का बंधन, स्वार्थ। जी ये जी। कर करा के हम अमेरिका चले गए। 3 महीने का हमारा 2.5 महीने का टूर था। 44 देशों में हम 44 शहरों में हमारे IHA के शो थे। मैं, सुनील जोगी जी और गजेंद्र जी, गजेंद्र सोलंकी जी बड़े स्नेह के साथ लेके गए मुझे। अब इस बीच यहाँ पे ये लोग फोन लगाए, मेरा फोन बंद। किसी कवि से पूछ लिया, मैं नाम नहीं लूंगा उस कवि का, कि साहब वो सुदीप भोला जी, अब किशोर जी कहें यार, वो उस लड़के को बुलाओ यार, वो जो स्वार्थ का बंधन है पूरे चैनल वाले गा रहे हैं यार, उसका गाना ये पैरोडी, उसको बुलाओ। कहले साहब वो तो अमेरिका चले गए। अरे अमेरिका शिफ्ट हो गए? हाँ वो वहीं चले गए। क्योंकि चैनल वाले भी हर हफ्ते फोन लगाए। अब वो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, 6 हफ्ता, अब फोन ही नहीं लग रहा हमारा, और दूसरा नंबर था नहीं। बोले वो तो अमेरिका चले गए। अच्छा। फिर अचानक 6 महीने के बाद में फोन आया एक मेरे पास, कि सर सुदीप जी बोल रहे हैं? मैंने कहा जी बोल रहा हूँ साहब। सर News 18 इंडिया से बोल रहा हूँ मैं, पुनीत शुक्ला। तो मैं कहा जी पुनीत जी हुक्म कीजिए, बड़े दिनों के बाद याद किया। अरे कहले सर आप क्या क्या याद किया, आप ही देश छोड़ के चले गए, तो अब हम क्या करें? तो मैंने कहा देश छोड़ के चले गए और आ गए, 4 महीने 3 महीने हो गए मैं आए हुए। अरे कहले क्या बात कर, आप तो शिफ्ट हो गए थे। मैं कहा साहब मैं शिफ्ट होना तो चाहता हूँ, लेकिन जुगाड़ नहीं है कोई मेरी। अरे कहले भाई साहब, भाई साहब, कहला आप कब आ रहे हो दिल्ली? मैंने कहा भाई दिल्ली तो अब कभी भी आ जाऊंगा, मैं तो आता ही जाता रहता हूँ, दिल्ली रहता हूँ मैं मुझे लगभग 6 वर्ष 7 वर्ष प्रताप फौजदार जी ने अपना एक फ्लैट दे के रखा हुआ था, और मतलब मैं वहां बिल्कुल बेटे की तरह से अधिकार से रहा हूँ। फिर उसके बाद में जब उनके जो चाची वगैरह बच्चे आगरा आ गए, तो मैं उन्हीं के साथ रहता था। तो बिल्कुल बेटे की तरह रखा उनने मुझे, बिल्कुल राजाओं की तरह मैं वहां पर रहा हूँ प्रताप जी के साथ। तो मैंने कहा भाई साहब मैं तो वहां रहता हूँ रोहिणी में। अरे कह सर हमें ये जानकारी थी, सर इस हफ्ते का एपिसोड कर लेंगे क्या आप? मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे भाई, आप बुलाएंगे तो बिल्कुल करेंगे, और हम तो इस शो को देखते हैं, बड़ा वो अच्छा शो है। तो हम्म। साहब फिर हम गए उस कार्यक्रम में। कार्यक्रम में गए तो वो कार्यक्रम थोड़ा सा हास्य की तरफ कम था, और थोड़ा सा ओज के तरफ थोड़ा ज्यादा हो गया था। तो किशोर जी को ये बात थोड़ा सा लगता था कि यार थोड़ा लाइट वेटेड ढंग से अगर व्यंग्यकार की तरह से बात की जाए तो कार्यक्रम बहुत अच्छा हो जाए, और वो लगातार हो, वो इस कार्यक्रम का रूप बन जाए वैसा। फिर मुझसे कहा कि यार आप पैरोडियां बहुत अच्छी लिखते हो, प्लीज आप पैरोडियां थोड़ी ज्यादा कर लिया कीजिए। फिर मैंने उसमें धीरे धीरे मैंने कहा भाई इसको हास्य प्रधान करना है, तो इसमें एक आपको हास्य का एक बड़ा नाम रखना पड़ेगा जो स्थापित नाम हो। तो फिर मैं प्रताप जी के संग था, तो मैंने प्रताप जी से कहा, मैंने कहा दद्दू एक कार्यक्रम मेरे कहने पे आप कर लो। अरे कहने लगे मैं कोई अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा यार, मैं लाफ्टर चैंपियन इतना ये सब कर लिया, मेरे को कोई इच्छा नहीं। मैं कहा एक मेरे कहने पे कर लो। पुनीत हमारे उन दिनों अच्छे मित्र बन गए, और आज भी मेरे पारिवारिक मित्र हैं। तो पुनीत ने कहा कि सुदीप भाई एक करा लो, फिर अपन देखते हैं, अगर करना चाहेंगे तो करेंगे, नहीं करना चाहेंगे तो कोई बात नहीं। मैं कहा बस एक मेरे कहने पे होगा। हम प्रताप जी को धक्के मार मार के लेके आए, चलो चलो चलो, क्योंकि देखिए एक बुजुर्ग होने से क्या होता है कि सामने इम्पैक्ट भी पड़ता है। बड़ा नेता बैठा है, लोग उनको भी जानते हैं, तो उनके सामने हम भी कुछ गलत बोल जाएं तो संभालने वाला बैठा हुआ है, एक बड़ा कोरम बन जाता है समझ लीजिए। तो प्रताप जी को उस दिन पता नहीं क्या कृपा थी ऊपर वाले की, और भैया उस दिन ऐसा छाए हैं प्रताप जी, हम और टीम के जितने लोग थे सब इतना हंसाया, इतना हंसाया।
के कार्यक्रम के बाद तो पूरी जनता आ गई हम लोगों के पास, प्रताप जी तो हमारे हीरो, और हमें भी बड़ा स्नेह मिला। अरे हमने कहा गुरु छा गए। अब तो प्रताप जी कहने लगे बाहर निकली, बस अब नहीं, क्योंकि लगातार उसके लिए राइटिंग चाहिए। और प्रताप जी क्या है कि अब प्रताप जी के पास मामला बहुत, लेकिन पॉलिटिकल नहीं लिखते वो, उनकी मजबूरी, या तो फिर हर हफ्ते लिखो, मतलब इंस्टेंट राइटिंग जिसको कहते हैं, वो टेलीविजन से हमको मिली और लोग जी पहचानने लगे। दूर 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 से दूर गांव में चले गए तो अरे भैया, अपने शहर में ही गाड़ी से निकले तो रोक के गाड़ी, बेटी पीछे बैठी, हम गाड़ी से जा रहे हैं, तो एक किसी ने हाथ दिया, लपेटे में नेताजी, हाँ 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 वही वही। अब तो अच्छा हो गया, मास्क वास्क लगा के जाते हैं तो। जी। तो सुदीप जी, टीवी की बात चली है, लपेटे में नेताजी के अलावा भी और बहुत सारे शोज आपने किए हैं, तो जी उनके अनुभव और कुछ अविस्मरणीय घटनाएं भी इस दौरान होती हैं जो जीवन भर याद रहती हैं। बिल्कुल तो मैं चाहूंगा इसके बिल्कुल बारे में भी बिल्कुल। आप हमें बताएं। टेलीविजन शोज तो हमने काफी किए, और दो घटनाएं सुनाऊंगा मैं आपको। एक आज तक में ये हुआ था कि होली का रंगरसिया आना था, और ठीक उसके पहले दिल्ली में दंगे हो गए थे, आपको याद होगा। दिल्ली दंगे के बाद में रंगरसिया होना था, और रंगरसिया में डॉक्टर कुमार विश्वास जी को आना था, और उसमें एक और कवि था, तो वो मैं था, बस हम दो कवि थे। अब कुमार विश्वास जी का इंतजार करते 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 उनका ये था कि भाई दिल्ली में इतने दंगे हो गए और मैं इधर होली का है, मैं इस बार होली नहीं मनाऊंगा। उनने ऐसा बोले, अब मैंने घोषणा कर रखी है कि होली नहीं मनाऊंगा, और इस तरीके से चैनल पे कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम को कंडक्ट करना था उनको, वो नहीं आए। उन्होंने कहा सुदीप जी आप कितनी देर सुना सकते हो, और ताजा। तो मैंने कहा आप बताओ कितनी देर सुना सकते हैं, कितने, कहना 1 घंटे सुना सकते हो आप। मैंने कहा सुना देंगे, 1 घंटा सुना सकते हैं। कहना बिल्कुल, जो पहले ना, मैंने कहा मेरे को 5 मिनट का समय दे दो। तो मैंने 5 मिनट में क्या किया कि उस साल की जितनी मैंने लपेटे में नेताजी में हिट सुनाए थे, और जितना मैं मंच पे सुनाता था, ऐसे करके सारा सीरीज बनाई अपनी, और लेकर के हो गया। 10 मिनट के बाद चला गया। मैंने कहा भाई मैं रेडी हूँ, सुना सकते हो। जब मंच पे गया तो अचानक मेरे को क्या हुआ कि मैंने कहा यार कि बताओ यार, तब तक मुझे उम्मीद थी कि वो कुमार विश्वास जी, हम बचपन से उन आते रहे हैं, तो कुमार चाचा आए नहीं। मैं, अब मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार अब मुझे तो पता ही था कि, मैंने पूछा भाई कहाँ हैं, तो कहने लगे वो नहीं आ रहे हैं, तभी तो आपको 1 घंटे कहा। तो मैंने कहा यार अब दिमाग एकदम एकदम भूल गया सब कुछ, क्या बोलो क्या नहीं बोलो। तो फिर वो पंकज है हमारे, तो पंकज ने कहा सुदीप भाई आज यार बस कैसे भी ये निकाल दो बस। मैं कहा मैं निकाल दूंगा, बच्चों को कह दो ये बढ़िया ढंग से चीयर करें। तो बच्चे भी शुरू शुरू में, वो कुमार विश्वास के लिए बैठे आदमी जो दी बोला वो कौन सुनेगा भाई। फिर मैं मंच पे गया जय माता दी बोल के, और जहां मैंने अपना गियर लगाया, और गियर लगाया, एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी के बाद मैंने लाइन लगा के करीब 25-30 पैरोडियां नॉन स्टॉप सुना दी। तो बच्चे नाचने गाने लगे, वो तो माहौल ही हो गया पूरा। जब उतरा मंच से तो जो हमारे जो हमें जो बुलाते हैं, उनने गले लगा लिया, कह लिया भाई आज ऋणी हो गए हम तुम्हारे, मतलब आज तुमने जितनी ताकत लगाई है इस धूप में, मतलब सैल्यूट तुमको। तो इतना प्यार दिया उनने। मैं आज भी, वो रंगरसिया का कार्यक्रम था, और उनने दिखाया भी मेरे ख्याल से करीब 30 मिनट का पूरा मेरा उसमें एडिट वेडिट करके 30 मिनट का शो रंगरसिया होली का प्राइम टाइम पे दिखाया। तो मेरे लिए एक बड़ा बड़ा अचीवमेंट था कि एक सोलो शो करना, एक ये था। और एक शो मैं कभी नहीं भूल सकता जीवन का। अब थोड़ा सा इसका सीरियस नोट है ये, एक बिल्कुल उस समय तो हम मंचों पे स्थापित हो गए थे, कवि सम्मेलनों में जाने आने लगे थे, तो कुमार चाचा का फोन आया कि बेटा परसों क्या, कहाँ है तू। मैंने कहा जी दिल्ली में हूँ। तो कहने लगे कि एक कार्यक्रम करेंगे, और एबीपी न्यूज का कार्यक्रम है, और देशभक्ति का कार्यक्रम है, और तेरी कविता होगी। तो मैं खुश हो गया। मैंने उन दिनों, वो कविता थी हमारी, जिन्होंने हंसकर दे दी जान उन्हें हम क्या दे पाए। हेमराज शहीद जब हुए थे, देखिए घटना, अब कविता की बात आ गई। कविता की बात आ गई जब हेमराज जी का शीश कटा, तो हेमराज की माँ ने अनशन कर दिया कि मुझे ये पैसा नहीं चाहिए तुम्हारा, मुझे तो मेरे बेटे का सिर चाहिए। आपको याद होगा। तो वो ऐसा
दिमाग में लगा विषय, मैंने कहा यार यार इस माँ को तो मानना पड़ेगा। लगे यार, उस विषय पे कविता लिखी थी मैंने। अब साहब पहुंच गए कार्यक्रम में, तैयारी थी पूरी, कविता याद थी, तो याद कविता को सुनाने का एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। और उन दिनों वो कविता बहुत चल रही थी, बहुत चल रही थी। अब साहब गए, मंच पे बैठे, कुमार विश्वास जी तो कुमार विश्वास जी हैं। हाँ भाई बेटे बढ़िया है। मैंने कहा जी बढ़िया, आज छा जाना है। मैंने कहा बिल्कुल जी। 5 स्टार होटल था, वहां पे पूरा सेटअप था, काफी बड़ा तामझाम था। और कविता सुनाने के लिए मैं खड़ा हुआ। कविता सुनाने के पहले जैसे ही उनने मुझे मेरा इंट्रोडक्शन कराना शुरू किया, वो इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, सुदीप भोला है, और मैं उठ के माइक तक आ रहा हूँ। माइक पे आके खड़ा हुआ तो उन्होंने कहा, सुदीप भोला आज तुम्हारे जीवन का एक ऐसा पल है कि तुम्हारे कविता के जो पात्र हैं, महान जो पात्र हैं तुम्हारी कविता के, वो तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं। तुमने हेमराज की माँ पर कविता लिखी है और हेमराज की माँ सामने बैठी हुई है। मैंने अपनी जिंदगी में शायद कोई कविता इतने मन से नहीं सुनाई। उस दिन भरी हुई आंखों से मैंने कविता सुनाई, और जैसे ही पंक्तियां आई, क्रिकेट के मैदान पे बेशक दौलत खूब लुटा दो, फिल्मी नायक नायिकाओं पे दौलत खूब लुटा दो, लेकिन उनको क्या उत्तर देना है मुझे मुझे बता दो। हेमराज की माँ कहती है बेटे का सिर ला दो। शेरनी लगा रही हूं तार, अभी उसने ना मानी हार। देश पे पुत्र किया बलिहार, कर रही पोते को तैयार। जो माँ भारत माँ की खातिर बन गई पन्ना धाए, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, जिन्होंने हंसकर। ये पंक्ति नहीं पढ़ी जा रही थी, मेरा गला रुक गया, आवाज नहीं निकल रही थी। पूरी ताकत जितनी हो सकती थी, मतलब ये पढ़ने के बाद मुझे लगा बेहोश होके गिर जाऊंगा। आपको सही बता रहा हूँ, वो वीडियो है आज भी। और ये पढ़ने के बाद उस जगह पे जो माहौल बना, जगदीश सोलंकी जी की आंखों में आंसू, कुमार विश्वास जी तो खैर बड़े भावुक हृदय हैं, हिचकी लेकर के उनकी, मतलब बोलने की अवस्था नहीं। उधर हेमराज की माँ, पूरा परिवार बिलखने लगा। मतलब मैं पढ़ के सीधे उन्हीं के पास गया, और मतलब उनको गले लगा करके कम से कम 2 मिनट तक उनकी माँ को मैं यूं पकड़े रखा। उस जगह का माहौल ऐसा हो गया था भैया, मैं अपने जीवन में नहीं भूल सकता। उस जब वो गीत प्रसारित हुआ, मतलब वो मेरे जीवन के एक टर्निंग पॉइंट होते हैं ना जो, तो ऐसे टर्निंग पॉइंट की तरह से उसने एकदम, मतलब इतनी प्रतिष्ठा जो दिलाई है। ये हकीकत है कि हास्य व्यंग के कारण तो खैर हमें काम ज्यादा मिल सकता है, लेकिन प्रतिष्ठा दिलाती है कविता। और जिन्होंने हंसकर दीदी जान ने, वर्दियों ने, किसान के गीत ने, इन गीतों ने ऐसे ही प्रतिष्ठा बहुत दिलाई, सम्मान बहुत दिलाया लोगों के हृदय में। एक ये लगता है, कल सुदीप बोला कवि है तो एक कह सकता है कि हाँ मैं कवि, आप कवि हैं तो आपने कौन सी कविता लिखी। एक कवि सम्मेलन मैंने वही सुना दी थी कि कविताओं पे चढ़ गया जाने कैसा रंग, जो मैंने आपको बताया था। तो प्रताप जी बड़े नाराज हुए मुझ पे। बिल्कुल उन दोनों नई नई बात थी, हम संयोजन करते थे, मंचों पे थे नहीं। तो प्रताप जी कहने लगे कि यार तुम चलो चुटकुलेबाजों को गाली दे दो, हमें गाली बक लो तुम, हैं, लेकिन तुमने क्या लिखा। हम कहें ठीक है साहब, चुटकुले नहीं होने चाहिए मंच पे, और आप भी कह रहे हो, हम भी मान रहे हैं, आप भी मान रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कह रहे हो, कविता सुनाओ। तो क्या ये जो तुमने सुनाई ये कविता है क्या? और नहीं तो फिर वो कविता सुनाओगे जिस कविता को सुना के आप कह सको कि हाँ साहब ये कविता है, ऐसी कविता सुनाओ। प्रताप जी ने कहा, मैंने कहा बात तो सही करिए आप। मैंने अपने सीनियर्स की बात मानी। पहले मैं बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता था। देखिए क्या होता है कि आप शब्द के खिलाड़ी हैं, आप अभिनेता नहीं हैं। आप शब्दों से खेलते हो, आप शब्द ही आपकी ताकत है। अगर शब्द में ताकत होगी तो बड़े सहज भाव से आप शब्द कह दोगे, और 1 लाख लोग खड़े हो जाएंगे वहां पे आपके कविता के समर्थन में। और नहीं तो फिर लटके झटके मारो। पहले जब मैंने हाथ से लिखना शुरू किया तो बॉडी लैंग्वेज बहुत करता था। मैंने मतलब कहो पढ़ते पढ़ते हल्के फुल्के झटके मारने लगूं यूं, जैसे नाचने वाला हूं। तो मुझसे विष्णु जी ने कहा, विष्णु सक्सेना जी, कि सुदीप तेरी कविता अच्छी है, तेरे को अपनी कविता पे कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? मैंने कहा नहीं नहीं है। तो कहने लगे ये कमर वमर क्यों मटकाता है तू,
बिल्कुल 1-2 मंच के बाद ही बता दिया था उन्होंने मुझे। तो मैंने कहा गुरुजी देखो लोग हंसते हैं, कहने नहीं वो उस कारण नहीं हंसते हैं, तेरी कविता में दम है, हम भी इतने मंच करे हैं, तुम्हारी कविता अच्छी है, हास्य भी है तो व्यंग अच्छा है, ये सब मत किया कर, और जितना सोबर रहेगा उतनी बड़ी जगह पे जाएगा, नहीं तो फिर यही अपने करते रहना छोटे छोटी जगहों पे, अपने बड़े मंचों पे स्थान नहीं मिलेगा तुमको। तो मैंने कहा बात बड़े मंचों की नहीं है, बात उनने जो कही ना कि बॉडी लैंग्वेज की जगह आपके शब्दों में वजन होना चाहिए, तो शब्दों में वजन है, तो हमने कहा चलो फिर। तो मैं बहुत बगैर किसी अतिरिक्त लटके झटके के बिल्कुल कहना चाहिए कि सोबर तरीके से खड़ा होता हूँ, सोबर तरीके से पढ़ना शुरू किया, क्योंकि बड़े जो सिखाए उनको मानना चाहिए। मैंने मानी बात, जी उसका फायदा मिला मुझे। आज बड़े से बड़े चैनल पे केवल सोबरिटी का नहीं तो बुलाया जा रहा है ना, कि साहब आप सोबर है, चीप नहीं लगना चाहिए। आप पैरोडी पढ़ो, हास्य पढ़ो, चीप नहीं लगना चाहिए। चीपनेस अगर आप में आ गई तो फिर बड़ी जगह पे आपको स्थान नहीं मिलेगा। तो ये कुछ घटनाएं थी, तो मैंने 1-2 आपको सुना दी। सही मैं बात जाते है जाते अभी। आज की बात एक अच्छी सी पैरोडी से खत्म करता हूँ मैं, जी जो एक अच्छी सी पैरोडी से खत्म करता हूँ और एक बढ़िया पैरोडी सुनाता हूँ। CNN IBN जो है, CNN जो नेटवर्क 18 के जो 18 के 18 चैनल हैं, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मिशन पानी किया था, जिसमें अक्षय कुमार लगातार 4.5 घंटे करीब 52 किलोमीटर पैदल चले थे। मतलब वो उनने एंकरिंग चलते चलते की थी, और उसी स्टेज पे हम भी बंबई में थे, मैं और सुनील साहिल उसमें साथ में थे। तो उसमें हमसे किसी ने कहा कि किशोर जी ने कहा कि सुदीप पैरोडी लिखना एक पानी पे। देखो पैरोडी पानी पर, और मिशन पानी की एक कविता आपको पैरोडी सुना के आज का विराम करते हैं फिर। जी मिशन पानी पे पैरोडी सुनो आप, कि बचाया ना जो पानी हमने अगर, यूं बेकदर रहे हम बेफिकर, हमारी ही नादानी का फिर असर, रूह कांपने लगी है सोच कर, अब हम ले कसम एक बूंद न जाया करें, मैं भी तुम भी पानी न बहाया करें, कल ऐसा ना हो पानी दादी नानी की कहानियों में ढूंढते रहें, और रेतों वाले खेतों की निशानियों में ढूंढते रहें, कल ऐसा ना हो पानी दादी नानी की कहानियों में ढूंढते रहें, और रेतों वाले खेतों की निशानियों में ढूंढते रहें, प्यासी जमीन प्यासा आसमां हो, प्यासी नदी प्यासा हर कुआं हो, उस पल के आने से उस कल के आने से पहले बचा ले जल यहाँ का, मैं भी तुम भी एक बूंद न जाया करें, आओ ले कसम पानी न बहाया करें, कल ऐसा ना हो पानी दादी नानी की कहानियों में ढूंढते रहें, और रेतों वाले खेतों की निशानियों में ढूंढते रहें। देखो जी आपसे जी पता नहीं क्या, या जादूगर हो आप क्या हो, आपको CBI में इन्वेस्टिगेटर होना चाहिए मेरे ख्याल से तो, या CID में काम करो आप निकलवा लेते हो। मुझे भी कहाँ कहाँ जी की बातें याद आ गई, कहाँ कहाँ की शिकागो की एक घटना याद आ गई आखिरी बात करके, क्योंकि मतलब मुझे नहीं लग रहा पहले इसके पहले मैं इतना लगातार कब बोला हूँ। आपने जी बड़ा प्रैक्टिस में कर दिया, आप मेरे इंटरव्यू करते रहा करो महीने में 1-2 कर लिया करो ये आप समय देते रहे, मैं तैयार हूँ। शिकागो की एक घटना सुनाता हूं मैं आपको। शिकागो में एक भैया, शिकागो का कार्यक्रम था हमारा, और शिकागो में सभी विचारधारा के, पाकिस्तान के भी थे और सभी धर्मों के, सभी आइडियोलॉजी के लोग वहां बैठे हुए थे। और कार्यक्रम में एक नेता आए एक पार्टी के, और उन्होंने अपनी विचारधारा को लेकर के हार्डकोर भाषण देना शुरू कर दिया, जबकि वो उस दिन के स्पीकर्स में थे ही नहीं। शुद्ध हास्य का कवि सम्मेलन था, उसमें पाकिस्तान के लोग करीब 400 लोग होंगे ऑडियंस हमारी। और गजेंद्र जी, मैं, सुनील जोगी जी, अचानक माहौल बिगड़ गया वहां का। दर्शक खड़े हो, कौन है यहाँ, हटाइए, कौन ने बुलाया इनको, हटाइए इनको यहाँ से, हम यहाँ ये सुनने के लिए आए हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप एजेंडा लेके आए हैं। और ये मुझे लगा कि यहाँ भी कुर्सियां चलने ही वाली हैं कुर्सियां।
एक बहुत बड़े वैज्ञानिक है, मैं इस मंच पे नाम नहीं लूंगा उनका, और शिकागो यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है एक विषय पे, मैं वो विषय भी नहीं बताऊंगा, अच्छा नहीं है यहाँ बोलना। उनको मैंने देखा तो वो एकदम लज्जत महसूस करने लगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजर वही थे और संचालन वही कर रहे थे उस समय, हमारा इंट्रोडक्शन कराना था उनको। उस स्वागत करने के लिए एक नेताजी आए, उन्होंने हम लोगों को अपने अपनी पार्टी के पटके पहनाए और सीधे माइक पकड़ लिया उन्होंने। लज्जित हो गए वो। उनने हाथ जोड़ के मैं क्षमा चाहता हूँ, ये हमारे इनवाइटी नहीं थे, ये भूल है। और वो अपना भाषण देके निकल लिए और हुटिंग शुरू हो गई वहां पे। अरे कवि सम्मेलन करना था तो आप ये क्यों किया आपने, और ये पार्टी का कार्यक्रम है। वो बहुत बिगड़ गया माहौल, कवियों का दिमाग खराब हो गया। हमने कहा अब क्या कवि सम्मेलन हो गया। बहरहाल कवि सम्मेलन शुरू हुआ। गजेंद्र जी ने बहुत अधिक बात ना करते हुए कहा आइए कवि सम्मेलन शुरू करते हैं, और सुदीप भोला आएंगे। और भैया मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि मैंने क्या बोला उस समय। मैं आज भी सोचता हूँ कि कहीं से रिकॉर्डिंग मिल जाए मुझे वहां की। पता नहीं खड़े होके एक वन लाइनर बोला है मैंने, मुझे आज तक याद नहीं है। मैं उसके बाद सब भूल गया था, क्योंकि लगातार प्रोग्राम था, तो एक कैसेट हमारी फंसी थी कि इसके बाद ये बोलना है, इसके बाद ये बोलना है, और वो सब 45 मिनट का हमारा खेल होता था पूरा। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या पंक्ति बोली कि पंक्ति बोलते ही साथ उस जगह का वातावरण बदल गया। लोग हंसते हंसते खड़े होकर के तालियां बजाने लगे, और पहले कवि की पहली पंक्ति पर स्टैंडिंग ओवेशन हो गया। और जो 1 मिनट पहले कड़वाहट थी माहौल में, वो हंसी में, ठाकों में, गजब। मतलब मैं तो सोचता हूँ कि ईश्वर ने हमको क्या आशीर्वाद दिया उस दिन, माँ शारदे ने। तो कवि होने पर मुझे इसलिए गर्व होता है कि आप चाहें तो समाज में सकारात्मकता फैला सकते हैं, और आप चाहें तो नकारात्मकता फैला सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा लो, सकारात्मकता फैलाओ दुनिया में। नमस्कार। नमस्कार। ओके भाई, राम राम भैया, थैंक यू भैया। राम राम जी।